हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। मैं सूर्यभान सिंह राजपूत। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लिया था। आज हम मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक मैथमेटिक्स में आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अगला टॉपिक दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हालांकि आप मैथ्स के अंदर भी ये बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, पर आगे चल के पढ़ने वाले हो। फिजिक्स में हम इसको पहले ही यूज करेंगे, तो प्यारे बच्चों इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। बेसिकली मोटे मोटे तौर पे आपके पास 3 से 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। अगर आपको चारों के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन है, दैट्स वेरी वेल एंड गुड, बट बेसिकली आपको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। मैं इस लेक्चर में कोशिश करूंगा कि मैं आपको चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाऊं ताकि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में एक बहुत ही अच्छा इंसाइट मिल पाए। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं शुरू करूं, पहले तो आप सोचिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती क्यों है। किसी एक पॉइंट को स्पेस में फिक्स करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल, आप जरा सोचिए, आप अपने जहां पे भी आप बैठे हैं, घर का कोई भी एक कोना अज्यूम कर लीजिए, किसी भी एक कोने पे फोकस करिए। आप जरा देखिएगा, उस कोने से आपके हेड की जो लोकेशन अगर मेरे को क्या करनी है, फिक्स करनी है, तो मुझे किन किन तंत्रों का यूज करना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन तंत्र तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, उस कोने से 3 लाइनें जो गई हैं, सही है ना, एक एक्स गई होगी, एक वाई गई होगी, एक जेड गई होगी, तो आपके हेड तक पहुंचने के लिए एक्स पे कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स चलने पड़ेंगे, वाई पे कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स चलने पड़ेंगे और जेड के पैरेलल कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स चलने पड़ेंगे। तो आप फिक्स कर सकते हो क्या कि आपका जो हेड का लोकेशन है वो क्या है और कितना है। चलिए आइए बच्चे, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं पहले तो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक मैं कहता हूं 2D, या फिर ऐसा कह दीजिए 2D कोऑर्डिनेट, 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी पॉइंट की लोकेशन बताने में, अगर वो 2 डायमेंशन में प्लेस्ड है। फॉर एग्जांपल, किसी प्लेन में अगर पॉइंट मौजूद है तो उसकी लोकेशन को जस्टिफाई करने के लिए अपन 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली, किसी 3 डायमेंशनल प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम को बताने के लिए अपन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, if this is x-axis, this is y-axis, obvious reasons ये हो जाएगा -x, and for obvious reason this is -y-axis। फिक्स करने के लिए लेट्स सपोज आप x पैरेलल के x एक्सिस के पैरेलल x1 कदम चले, y एक्सिस के पैरेलल y1 कदम चले, तो आपने x1, y1 जो लोकेशन है वो फिक्स कर लिया है। ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जिसमें 2 ही कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता हो 2D प्लेन में दिखाने के लिए, उनको अपन कहते हैं 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली एक 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, देखना ध्यान से। x1 क्या है बेटा, द लेंथ पैरेलल टू x एक्सिस, लेंथ पैरेलल टू x एक्सिस, व्हाइल y1 क्या है बेटा, लेंथ पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली सोचो बच्चे, अब 3D कोऑर्डिनेट, अगर मैं बात करूं 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इसको 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं तो अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। क्या क्या है बेटा, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो किसी पॉइंट को स्पेस में फिक्स करने के लिए, लेट अस सपोज दिस इज अ पॉइंट,
सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि x पे वो कितने कदम चला है, y के पैरेलल वो कितने कदम चला है और z के पैरेलल वो कितने कदम चला है। तो इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा x1, y1, z1। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया। साथ ही साथ में चॉइस ऑफ एक्सिस पे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। x, y, z ये तीन परपेंडिकुलर एक्सिस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में इन एक्सिस को चूज कर सकते हैं। अगर 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं बात करूं तो उनकी चॉइस ऑफ एक्सिस कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी सच दैट, आप हमेशा ऐसे याद रखना, मैं जैसे याद रखता हूं बेटा, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। आप x से y की तरफ फिंगर्स को मोड़ो तो आपका अंगूठा z एक्सिस बताएगा। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? देखिए ध्यान से, x से y की तरफ मोड़ो तो z एक्सिस बताएगा, y से z की तरफ मोड़ो तो x एक्सिस बताएगा और z से x की तरफ मोड़ोगे तो y एक्सिस बताएगा। तो दोबारा से बोल रहा हूं, क्या बेटा? कर्ल योर फिंगर्स, curl your fingers from x to y axis to get the direction of z axis in thumbs direction, in thumbs direction। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिएगा, x एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है, y एक्सिस इधर जा रहा है, तो x क्रॉस y, देखिए z एक्सिस कहां है बेटा? ऊपर की तरफ है। तो जरा सोच के बताइए, जरा सोच के बताइए प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से कि भाई अगर ये y एक्सिस होता, अगर ये x एक्सिस होता तो z एक्सिस किधर होता? आप आंसर बताओगे सर x से y की तरफ मुड़िए, बोर्ड के अंदर जाता हुआ जो एक्सिस है सर उसको z एक्सिस होना पड़ता। समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों? उसको क्या होना पड़ता प्यारे बच्चों? z एक्सिस होना पड़ता। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? बिल्कुल सही सर। आगे की तरफ बढ़े? बिल्कुल सही सर। आई होप आपको दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे समझ में आया। इस पॉइंट के अलावा आपको एक पॉइंट और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट अगर कोई दो पॉइंट है, क्या है बच्चे? अगर कोई दो पॉइंट है, देखना ध्यान से प्यारे बेटो, देयर इज सम 2 पॉइंट सच दैट, ये बार बार चाचा गलत बना दिया आपने, वापस से यहीं तक रोकना है दादा। बहुत बढ़िया। इफ दिस इज x, सॉरी इरेजर, this is x, this is y and this is z axis, and there are 2 points, there are 2 points. Let us suppose at this be point P1 and let this be point P2, such that, ध्यान से सुनना बेटा, such that P1 has a coordinate of x1, y1 and z1 while P2 has a coordinate of x2, y2 and z2. All right everyone, P1 has a coordinate of x1, y1, z1 and P2 has a coordinate of x2, y2, z2. ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मतलब यहां से इसके पैरेलल x1 चला होगा, इसके पैरेलल y1 चला होगा और इसके पैरेलल z1 चला होगा। यही है इसका मतलब कि नहीं? बिल्कुल सर, यही मतलब है इसका। और सेम गोज फॉर दिस, ये हो चुका होगा आपका z2, सही है बेटा, और ये दूरी हो चुकी होगी आपके लिए y2, सही है, और ये दूरी छोटी वाली हो चुकी होगी x2। आई होप आपको ये समझ में आया, परफेक्ट है कि नहीं है? तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो दिया जाता है। मैं इस सेपरेशन की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना बेटा, ये सेपरेशन कितना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा सोचो, ये x1 है, y1 है, ये z1 है, तो ये जो सेपरेशन है ये वाला, ये तो ऑब्वियसली जरा सोचना, ये आपकी तरफ है, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर,
करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही सर। तो ये जो ब्लू वाला सेपरेशन है, क्या मैं लिख दूं, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं है? देखो ध्यान से, ध्यान समझना, इसको ऐसे सोचो, ऐसा सोचो बेटा, इसको ऐसे सोचो, परपेंडिकुलर थोड़ा सा, देखो देखो ये आपकी तरफ आ रहा है ना, ये कहां आ रहा है? आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ एक्स एक्सिस है, ये रहा वाई एक्सिस, यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे क्या है बेटा, कोई पॉइंट है जिसमें इधर एक्स चले हो, इधर वाई चले हो। करेक्ट है क्या? ये है परपेंडिकुलर, नॉट दिस वन, दिस वुड बी द परपेंडिकुलर। तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। एंड इफ दिस इज द x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, देन व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस प्यारे बच्चे? सर ये तो डिस्टेंस हो गया, ये भी एक डिस्टेंस हो गया, ये वापस से इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है जो पॉइंट P2 के पास गया है, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया हो। तो मतलब अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो उसकी ओरिजिन से दूरी होगी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने देखा, क्या देखा बेटा? ध्यान से देखेंगे। इफ पॉइंट P that is x, y, z is located at distance d from origin, याद रखना है आप लोगों के दोनों पॉइंट जो लिखवा रहा हूं, पहला पॉइंट ये, then d would be given by under root of x square plus y square plus z square। एम आई करेक्ट प्यारे बच्चों? देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है आप। सिमिलरली आपको एक पॉइंट ये पता चल गया, दूसरा पॉइंट ये पता चल गया, और अगर मान लो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? ध्यान सुनना, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच वन प्यारे बच्चों? P1 जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? x1, y1, z1 एंड P2 जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2, y2, z2 is given by r is equals to under root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? डेफिनेटली सर समझ में हमें आ गया। परफेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही। तो ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दैट फाइंड द सेपरेशन बिटवीन P1 2, minus 3, 4 and P2 minus 1, 0, 2, तो कैसे निकालोगे बेटा? सर इजी पीजी सवाल है, एकदम बच्चों वाला सवाल दे दिया सर आपने। सेपरेशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ सर x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सर y2 माइनस y1 0 माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 दैट इज 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। Will this be the value of r? Definitely sir, and that would be given by what बेटा? मुझे बताओ, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा बेटा? r की वैल्यू बताओ। अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, करेक्ट है। फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22। और मैटर क्या हो चुका है प्यारे बच्चों? क्लोज हो चुका है। सो दैट वाज ऑल अबाउट
2D एंड 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं तो वापस से रिकॉल कर देता हूं बेटा, 2D में सिर्फ 2 पॉइंट की आवश्यकता है, x एंड y कोऑर्डिनेट्स की, व्हाइल इन 3D x y z तीनों कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। साथ ही साथ में इस बात का याद रखें, अगर कोई पॉइंट x, y, z होता है तो उसकी ओरिजिन से दूरी अंडर रूट ऑफ x² + y² + z² होती है। और अगर 2 पॉइंट आपको मेंशन्ड है x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो दोनों पॉइंट के बीच की जो सेपरेशन है वो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ऑलराइट प्यारे बच्चों, ऑल राइटी राइट सर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी थी, क्या चॉइस ऑफ एक्सेस कैसी होती है बेटा? x से y की तरफ आप फिंगर को कर्ल करो तो अंगूठा आपको z बताएगा, y से z की तरफ कर्ल करोगे तो अंगूठा x बताएगा, और z से x की तरफ कर्ल करोगे तो अंगूठा y बताएगा। ऑलराइट एवरीवन, जरा बताइए ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है वो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। x से y की तरफ मोड़ करो, z बताएगा। सर z से x की तरफ करोगे तो y बताएगा। जरा करके देखो, z से x की तरफ देखो y बता रहा है। सिमिलरली अब x से y से z की तरफ करोगे तो x बताएगा। ये रहा y से z, x बता रहा है। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, एंड दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट इज कॉल्ड polar coordinate system। polar coordinate सिस्टम मैं बता दूं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी क्या करना, ऑब्वियसली जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम वो क्या करना चाह रहे हैं, पॉइंट को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, ध्यान सुनना, क्या करना चाहता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी एक पॉइंट को 2D प्लेन में स्पेसिफाई करता है। किस में? कौन से प्लेन में बेटा? 2D प्लेन में स्पेसिफाई करता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, जैसे किसी पॉइंट को 2D प्लेन में एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे स्पेसिफाई कर रहा था, वैसे ये भी करेगा। परफेक्ट है कि नहीं है गाइस? बिल्कुल सही सर। तो आइए देखते हैं। अब देखो, इसको ना थोड़ा सा ऐसा सोचने की कोशिश करो, है ना, कि कैसे पॉइंट स्पेसिफाई हो रहा है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो r, थीटा होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? r, थीटा। आइए देखते हैं, r, थीटा के बारे में चर्चा करते हैं दोनों मिलके। आइए जरा देखना, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है। यहां पे मान लीजिए मुझे किसी पॉइंट को फिक्स करना है, तो यार 2 तरीकों से मैं फिक्स कर सकता हूं। एक तो ओरिजिन से दूरी फिक्स कर दूं उसकी मैं। अगर ओरिजिन से दूरी फिक्स कर दिया तो मतलब ये ऐसे ऐसे गोल घूम सकता है। सिर्फ मान लो एक ही कोऑर्डिनेट फिक्स किया होता, मान लो r ही फिक्स किया होता, तो क्या होता बताओ, जरा सोचो। सर ये पूरा ऐसे गोल घूम सकता था, सब जगह वैल्यू तो r ही रहती। बोलो यस और नो। बिल्कुल सही सर, लेकिन इसको एकदम ही फिक्स करना है, कहीं घूम ना पाए, तो ये थीटा भी फिक्स कर दो। अरे गजब यार सर, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। यस सर, अगर r और थीटा फिक्स कर दिया, जरा सोच। और थीटा कौन सा एंगल है? ध्यान सुनना, थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं दोबारा बता दूं, मैंने एंगल्स का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में बताया है। ये थीटा हमेशा कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव एंगल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो चुका है? r, थीटा हो चुका है। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम है तो क्या हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पता कर सकते हैं? अथवा क्या हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम है तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पता कर सकते हैं? बिल्कुल सर, पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इन चर्चाओं पे डिस्कस करते हैं। क्या? पहला, पोलर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस और नो गाइस? बिल्कुल सही था। तो अपन बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं पोलर से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की चर्चा। मतलब r थीटा नोन है,
आपको क्या चाहिए बेटे? आपको चाहिए x, y। देखिए कैसे करते हैं, जरा सोचिए, जरा सोचिए। एक्चुअल में x है क्या? एक्चुअल में x है ये दूरी जो x एक्सिस के पैरेलल चली गई है, और एक्चुअल में y क्या है जो y एक्सिस के पैरेलल चली गई है। तो जरा देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं cos ऑफ थीटा कितना होगा बेटा बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बेटा? x अपॉन r। यस और नो बेटा? तो क्या यहां से लिख दूं मैं दैट x इज नथिंग बट r cos थीटा। परफेक्ट सर। सिमिलरली y साइन ऑफ थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों? y अपॉन r। तो क्या मैं लिख दूं यहां पे x, सॉरी नॉट x, y इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं बच्चों? y इज इक्वल्स टू r ऑफ साइन थीटा। तो आप देख सकते हो, अगर आपको r और थीटा मालूम है, r और थीटा मालूम है, तो आप उसके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बता सकते हैं। मैं दोबारा बता दूं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है पहले तो बता दीजिए। क्या? किसी पॉइंट के उस कोऑर्डिनेट को बताने के लिए जो कि 2D प्लेन में है। किसमें है बेटा? 2D प्लेन में है। बहुत बढ़िया। अगला आता है इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसके ऊपर, क्या? रेक्टेंगुलर टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मान लो रेक्टेंगुलर आपको मालूम है, तो और आपको पोलर चाहिए है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं, देखना ध्यान से, r जो होगा सर वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और जो tan थीटा होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? y अपॉन x के बराबर होगा। तो आपने r भी पता कर लिया और आपने थीटा भी पता कर लिया, दैट इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x, और आपने मैटर को कर दिया है प्यारे बच्चों क्लोज। So that is how you actually convert a polar coordinate system into rectangular coordinate system. Make sure करें ये जो थीटा एंगल लिया गया है, ये क्या लिया गया है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चले आगे की तरफ, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर ध्यान से सुनेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आता है प्यारे बच्चों? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये होता है R, फाई एंड Z। ये 3D स्पेस में किसी पॉइंट को, 3D स्पेस में किसी पॉइंट को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है कि नहीं? 2D वाला 2D में हो गया, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। उसके बाद अपन ने किसकी बात करी थी? पोलर वाला। पोलर वाला भी 2D के लिए, पर ये वाला 3D के लिए होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। अगेन गाइस, मैं एक एक्सिस बना रहा हूं यहां पे। दिस इज x, नो नॉट x, दिस इज y, दिस इज z and this is x। तो ये तो क्लियर हो गया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने को एक 3D स्पेस में किसी पॉइंट के लोकेशन को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है आइए देखते हैं। चलो जरा सोचो, जरा सोचो, जरा फील करना। मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट P है, परफेक्ट है कि नहीं? अब इस P के साथ क्या क्या समस्या है जरा सोचना। P कहीं भी जा सकता है, P कहीं भी जा सकता है। P को रोकने के लिए 3D पॉइंट में मुझे 3 ऐसे कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी जिससे P को मैं रोक दूं और मैं बोल दूं हाँ भैया ये इसकी फिक्स्ड लोकेशन है। देखो कैसे। सबसे पहले मैंने इस पॉइंट P से इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये दूरी तो अपनों को कंफर्म हो गई सर ये तो Z है। ये क्या है बेटा? Z है, ये Z है। मतलब सर अगर आपने ये फिक्स कर दिया तो ये तो कंफर्म हो गया। अब ये सर ये ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन क्या ये दाएं बाएं जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जरा सोचो। हाँ सर, इधर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। Z तो फिक्स है कि नहीं है? देखिए क्या क्या मूव कर सकता है। ये पूरी की पूरी लाइन गोल घूम सकती है कि नहीं सिलेंडर के शेप में? बोलो। बिल्कुल सर घूम सकती है। मतलब
ये डिफरेंट डिफरेंट, जेड अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड तो फिक्स रहेगा, लेकिन सर दो चीज और फिक्स करनी पड़ेंगी। देखो मैंने क्या फिक्स किया, सबसे पहले तो मैंने ये जहां पे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वहां से इसकी अरे भैया जूम इन नहीं होना चाचा, ये देख छोटे ध्यान से देख, इसकी दूरी फिक्स कर दी। अब इससे क्या होगा बता, इससे क्या होगा, अब इससे समझ रहा, ये वाला जो है ये मान ले, ये टिप मान ले पॉइंट पे, परफेक्ट परफेक्ट है। इससे पहले ये ऐसे ऐसे मूव हो सकता था, ऐसे ऐसे ही मूव हो सकता था, और ऐसे ऐसे भी मूव हो सकता था। बोलो यस और नो, ये सबसे पहले तूने ऐसे ऐसे मूवमेंट बंद कर दिया, आर फिक्स कर दिया, अब कंफर्म बस ऐसे ऐसे ही मूव हो सकता है, जेड भी फिक्स है और आर भी फिक्स है। तब ये मूवमेंट रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा जरा सोच, ये वाला मूवमेंट को रोकने के लिए थीटा फिक्स कर दे, नहीं भाई अब तो घूमना ही नहीं है, तो ये इस एंगल को मैंने बोल दिया फाई। तो आर फाई जेड से, आर फाई जेड से पहले सिलेंडर बनाया, देखो ना सिलेंडर प्रॉपर, इसलिए सिलेंडर का कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं। सिलेंडर से पहले क्या किया, जेड हो गया फिक्स हो गया, ओके ऊपर नीचे नहीं जा सकता पॉइंट। अब उसके बाद क्या किया बेटा, अब आगे पीछे नहीं हो सकता, आर फिक्स हो गया, और थीटा फिक्स करने के बाद गोल नहीं घूम सकता। चमका कि नहीं चमका, चमका। तो आर फाई एंड जेड आर कॉल्ड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वापस से कई कहानियां आती हैं, आपको पता ही है बहुत अच्छे से कि ये दूरी है x, करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सर करेक्ट है। ये दूरी है y और ये दूरी है z। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, वापस से सबसे पहले मान लो अगर आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको करना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कैसे करोगे, पहली चीज मतलब आपको क्या क्या पता है, आपको आर फाई और जेड पता है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में कन्वर्ट करना है। क्या क्या पता है आपको आर सॉरी बच्चों, आर फाई जेड में पता है आपको, और आपको कन्वर्ट करना है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में। देन हाउ विल यू कन्वर्ट इट, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। चलिए सर फिगर करते हैं। तो क्या मैं क्या दूं, इस लाइन को आप ध्यान से देखना, आर कॉस फाई दिख रहा है क्या, आर कॉस फाई, इसके ट्राइंगल को मैं अलग से बना देता हूं। ट्राइंगल कुछ ऐसा है, दिस इज आर, दिस इज एंगल फाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो आपको दिख रहा होगा आर कॉस फाई, एक्स इज इक्वल्स टू हो चुका है आर ऑफ कॉस फाई। सिमिलरली वाई हो चुका है, आप बता सकते हैं आर ऑफ साइन फाई। करेक्ट है कि नहीं है। ऐसे भी याद रख लो बेटा, कभी भी कंपोनेंट निकालना हो, है ना, तो फाई के साथ वाला कॉस होता है, थीटा के साथ वाला कॉस होता है, और थीटा के अपोजिट वाला साइन होता है। याद कर लो, याद कर लो, ये कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी हमेशा, देखो थीटा के साथ है ना, ये हमेशा होगा कॉस, और ये थीटा के अपोजिट है ना, हमेशा होगा साइन। तो याद रखना, थीटा के साथ वाला कॉस होता है, ठीक है। साइड अभी इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी हो गया थोड़ा सा, ये है ना, अंग्रेजी माध्यम के लिए देखिए, तो साइड which forms with angle theta has a cos component in it, and while side which is opposite to angle theta has forms sin component in it. Okay guys, तो थीटा के अपोजिट वाला साइन होता है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। यहां से लिख लिया अपन ने, परफेक्ट। और फॉर ऑब्वियस रीजंस z तो यहां भी z था और वहां भी z है। अगला आता है सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर हो गया। अब बात करते हैं अपन किसकी प्यारे बच्चों, रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिड यू गाइड गेस इट नॉट। मतलब अब आपको क्या मालूम है प्यारे बच्चों, सर अब हमको x मालूम है, y मालूम है, z मालूम है, और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें,
आर में, फाई में और जेड में। आइए देखो मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे कन्वर्ट होगा। आइए देखते हैं। तो यार आर एक्चुअल में है क्या? आर तो बहुत अच्छे से पता है तुझे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सर मैटर तो ऐसे ही क्लोज हो चुका है, दिख रहा है सर साफ। आर है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सुबह टेन फाई क्या है? फाई को वापस से बोल दू, टैन इनवर्स y अपॉन एक्स है सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या z अभी भी z के बराबर ही है? डेफिनेटली सर, z अभी भी किसके बराबर है? z के ही बराबर है। सो दैट इज हाउ यू विल एक्चुअली सॉल्व कि भाई रेक्टेंगुलर से कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आता है आखिरी कोऑर्डिनेट सिस्टम प्यारे बच्चों। कैसा आता है? आखिरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये होता है छोटे आर थीटा फाई। क्या होता है ये? आर थीटा एंड फाई। ऑब्वियसली तीन वेरिएबल्स हैं, तो किसी भी स्पेस के अंदर, किसी भी 3D स्पेस के अंदर किसी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए अपन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है ये। वापस से वही कहानी, एक राजा और एक रानी। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। पकड़ते हैं कोई पॉइंट P। तो जरा देखना ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट, हल्का सा, पर समझ में आएगा। पॉइंट P को सबसे पहले मैं r दूरी पे ले जाके फिक्स कर देता हूं, खत्म कहानी। इस बार मैंने इसको r बोला है। क्या बोला है इसको प्यारे बच्चों? r बोला है। मतलब अब ये कैसे कैसे मूव कर सकता है? अब ये कंफर्म हो गया। अब ये ऐसे तो मूव नहीं कर सकता है, अब या तो ये ऐसे घूम सकता है या तो ये ऐसे घूम सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो जरा कैसे घूम सकता है। या तो ये ऐसे घूम सकता है या तो ये ऐसे घूम सकता है। अभी आर फिक्स रहते हुए, बिल्कुल सही। तो सर दो जगह से और फिक्स करना है। अगला मैंने फिक्स किया, ध्यान से सुन। ये एंगल थीटा, इस एंगल को क्या नाम दे दिया मैंने? थीटा। कि मेरे भाई अब तू ऐसे ही ऐसे घूमेगा, ये वाला तू नहीं घूम सकता, थीटा अब तू चेंज नहीं कर सकता। परफेक्ट है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं? अब कैसे कैसे घूम सकता है जरा सोचो। थीटा फिक्स हो गया। अब ऐसा कोन के शेप में ही बस घूम सकता है। करेक्ट है कि नहीं है? अब ये वाला मूवमेंट बंद करना है, उसके लिए देखो क्या कर रहा हूं मैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इस प्लेन पे, और इसके साथ इस एंगल को फाई के साथ फिक्स कर देता हूं। यही जैसा उसमें किया था, किसमें? अपने वाले में, सिलेंड्रिकल वाले में, है ना। तो जरा सोच, अब जरा ये ऐसा मान ले कि एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा के इसको फिक्स कर दिया। मतलब अब ये ऐसे नहीं घूम सकता, समझ रहा? ये ऐसे ऐसे घूम ही नहीं सकता है। ऐसे ऐसे घूमने की दिक्कत है ना, थीटा फिक्स था तो अब ऐसे ऐसे घूम नहीं सकता है। तो आर थीटा और फाई फिक्स करने से प्लेन पूरा का पूरा, पॉइंट पूरा का पूरा फिक्स हो चुका है। अब कोई इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, और ये अब इसकी फिक्स लोकेशन को बताने वाला है। सही है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही है सर। तो ये देखते हैं। अब अगला आता है, तो आपको मालूम ही है बहुत अच्छे से। वापस से ये दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस डिस्टेंस इज z। मैं थोड़ा सा अपने लिए सहूलियत के लिए नाम दे देता हूं इसको a, अपनी सहूलियत के लिए, ताकि अभी आपको समझ में आएगा। ऑब्वियसली अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल ही है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके मैं बोल देता हूं a ही होगा। बिल्कुल सही सर। अब ध्यान से देखना। अब दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या होती हैं बेटा बताओ? एक तो स्फेरिकल से किस में चेंज करना है? रेक्टेंगुलर में। किस में चेंज करना है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना है। मतलब क्या? मतलब तुझे मालूम क्या क्या है? तुझे मालूम है r, थीटा, फाई, और तू किस में चेंज करना चाहता है? x, y, z में चेंज करना चाहते हो बच्चे आप। यही आपका मन है? बिल्कुल सही। करते हैं, आइए देखते हैं। जरा सोचो, ध्यान सुनना।
x बेसिकली a cos phi है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल सर, x है a cos phi, परफेक्ट है। सिमिलरली y है a sin phi। डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। a हटाना है अपने को, r के टर्म्स में लिखना है ना, r के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखोगे r के टर्म्स में? आओ देखते हैं। इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये r है, ये थीटा है, परफेक्ट है कि नहीं? तो r साइन थीटा a है कि नहीं है? देखो ये वाला ट्राइंगल देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बिल्कुल, ये r है, तो r का थीटा वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है और उसके अपोजिट वाला थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दिख रहा है? बिल्कुल सही। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान सुनना, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ये दूरी a है, ये एंगल थीटा है, ये दूरी r है, और ये जितनी दूरी है उतनी दूरी ये है कि नहीं है? बिल्कुल सर, तो ये दूरी z है। इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो क्या मैं कह सकता हूं इस ट्राइंगल से दैट r cos थीटा z के बराबर है और r sin थीटा a के बराबर है। r sin थीटा किसके बराबर है प्यारे बच्चों? a के बराबर है। बिल्कुल सही। तो उठा के वैल्यूज पुट करता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की जगह क्या लिख दूंगा बेटा? r sin थीटा cos phi, परफेक्ट है सर। दूसरा y की वैल्यू क्या लिख दूंगा बेटा? r sin थीटा sin phi, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो ये आपने x बना लिया, ये आपने y बना लिया। और प्यारे बच्चों मुझे बताओ z क्या होगा? जरा सोचो, z क्या होगा बेटा? z होगा r cos थीटा। z क्या होगा प्यारे बच्चों? r cos थीटा। तो आपने क्या कन्वर्ट कर लिया? आप सोच रहे हो, आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, दैट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? यस सर, डेफिनेटली वी गेट इट। नाउ मूविंग ऑन, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि भाई आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, किससे प्यारे बच्चों? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाते हो? यही बात है? बिल्कुल सर, यही बात है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाते हो? मतलब आपको मालूम क्या है? आपको मालूम है x, y, z, आपको चाहिए क्या? r, थीटा, फाई। तो यार आपको देख के ही पता चल जाएगा, देखना ध्यान से, ध्यान सुनना। ये रहा r, a क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं? ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये z है, तो r जो होगा, देखो देखो a क्या है? a जरा सोचो यहां से, a क्या है? a बेसिकली है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज z। तो क्या मैं लिख सकता हूं? r इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट। डेफिनेटली सर। तो क्या मैं कह सकता था, देखो ध्यान से, r इज रिटन एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डेफिनेटली बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। थीटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? थीटा की। ध्यान सुन, ध्यान सुन। थीटा, ये तो तुझे पता है ना जेड है, यहां से देख, ये तो तुझे पता ही है जेड है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान सुनना, cos थीटा इक्वल टू जेड बाई आर। तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, देख रहा है आपको, z बाय आर, और r कितना है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपने थीटा को लिख दिया पोलर कोऑर्डिनेट के, सॉरी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। और लास्ट आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाई। लास्ट क्या आता है प्यारे बच्चों? फाई। आइए देखते हैं, फाई आता है। फाई को कैसे लिख सकते हो बताओ? फाई तो बहुत इजी है, tan इनवर्स y बाई एक्स। फाई तो क्या है? tan इनवर्स y बाई एक्स। सो आप किसी भी लेवल के कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप डील करने के उपयुक्त हो चुके हो। ऑलराइट एवरीवन, तो हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, फिर हमने पढ़ा कि कैसे आप एक्सिस को चूज करते हैं, फिर हमने देखा
फिर हमने देखा प्यारे बच्चों कि दो पॉइंट्स के बीच में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे उनके बीच के डिस्टेंस निकालते हैं। फिर हमने देखा, आगे देखते हैं, फिर हमने देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है। सिमिलरली रेक्टेंगुलर और पोलर से अपन कैसे जाया जा सकता है। आगे फिर हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, एंड देन वी सॉ अबाउट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हमने देखा कैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप रेक्टेंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल सकते हैं। मोर और लेस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा कि कैसे स्फेरिकल को रेक्टेंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदला जा सकता है। इतने सारे सिस्टम्स को पढ़ने के बाद अब अपन करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप आपको किसी भी सिस्टम में कोई भी समस्या ना हो। लेट अस स्टार्ट विथ सम बेसिक थिंग्स। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट। क्वेश्चन है कन्वर्ट 3,45 degrees in rectangular coordinates. In a rectangular coordinates. All right everyone? All right sir. तो क्या मैं बोल सकता हूं सिंपली, सर x तो होता है r cos थीटा के बराबर और y तो होता है r sin थीटा के बराबर। बिल्कुल सही सर। 3,45 आपने बोला है तो ये है 3 cos 45 और ये है 3 sin 45। दिस विल बी 3 by root 2 and this will also be 3 by root 2. So let us see the second problem, that is convert root 2 comma minus 45 degrees in rectangular coordinate system. देखिए माइनस लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया था जब माइनस होता है that means actually what बेटा, that means actually what, that is clockwise angle from positive x axis। समझ में आया कि नहीं आपको? yes sir, clockwise angle from positive x axis मतलब कुछ ऐसा सीन होगा यहां से 45 डिग्री। ओके सर, ओके गॉट इट। तो इसके वापस से दो कंपोनेंट, एक x कंपोनेंट और एक क्या होगा बेटा, y कंपोनेंट। ऑब्वियसली y कंपोनेंट नेगेटिव में आ जाएगा। y कंपोनेंट किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस 45 डिग्रीज है। सो कुड आई से दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2 cos of 45 degrees while the value of y will be given by root 2 sin of 45 degrees with a negative sign। नेगेटिव क्यों बोला प्यारे बच्चों? मैंने आपको बताया था जो एंगल थीटा है 45 degrees in polar coordinate system, anti-clockwise angle from positive x-axis is taken as a positive angle while clockwise angle from positive x-axis will be taken as a negative angle। So अगर यहां दे रखा है root 2 minus 45, इसको अगर rectangular coordinate system में बदलना है तो y हो जाएगा minus root 2 sin 45। आपको मालूम है कि दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। So this will give you 1 and this will give you the result as -1। So you can actually locate the x and y coordinate point as आंसर as, इसका आंसर आप लोग क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों? 1, -1। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट, ठीक है। अब इसी पे अगले जो प्रॉब्लम्स फॉर्म हो सकते हैं वो हो सकते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। साथ ही साथ में आप जरा सोचिए, इसी क्वेश्चन को अगर मैंने उल्टा करके दोनों क्वेश्चन को दे दिया होता, अभी तो आपने पोलर कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किया है और अगर रेक्टेंगुलर से पोलर में करना होता तो कैसे करते? आइए इसी प्रश्न को रेक्टेंगुलर से पोलर में करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर x की वैल्यू 3/√2 दी होती और y की वैल्यू भी 3/√2 दी होती और आपसे पूछा होता क्या कि r क्या होगा और थीटा क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए
कि जो r है प्यारे बच्चों वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था पहले, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप अगर इसको करेंगे दिस विल इवेंचुअली लीड अस टू व्हाट प्यारे बच्चों, 9/2 प्लस 9/2 कितना हो जाएगा जरा सोचो ये, दिस विल गिव यू root of 9 which is nothing but 3 while the angle theta will be given by tan inverse y upon x, and what is y प्यारे बच्चों, 3/√2, and what is x, 3/√2, it will definitely give you 1, tan inverse of 1 which is nothing but 45 degrees। तो r, थीटा में इसको एक्सप्रेस करने के लिए वापस मैं बोलूं क्या ये 3, 45 डिग्रीज हो जाएगा। सो यू मस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन दैट कि आपको दोनों को मतलब r थीटा से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना आना चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस पे प्रॉब्लम सब, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्रॉब्लम देख। चलिए देखते हैं अभी क्या देख लिया बेटा अपन ने, अभी अपन ने देख लिया कि कैसे रेक्टेंगुलर से पोलर या पोलर से रेक्टेंगुलर में सवाल देख लिया अपन ने। अब कुछ सवाल देखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए मान ले क्वेश्चन है कन्वर्ट 4, 30, 60 डिग्रीज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहली बात तो आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, क्या दिख रहा होगा कि r, थीटा, फाई, या फिर देखिए यहां पे बनाया था मैंने r, थीटा, फाई। तो r की वैल्यू क्या क्या दे रखी है जरा देखो ध्यान से, r की वैल्यू 4 है, वैल्यू ऑफ r इज 4, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्रीज एंड द वैल्यू ऑफ फाई इज 60 डिग्रीज। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको x, y और z पता करना है, ध्यान सुनना बेटा, सबसे पहले तो अगर x की बात करूंगा तो x तो कितना था बेटा बताओ, x था बेसिकली a का cos फाई वाला कंपोनेंट, है ना, बिल्कुल सही सर। y क्या था, a का sin फाई वाला कंपोनेंट। और आपको बता दूं मैं a क्या था, a था प्यारे बच्चों, a जो था वो किसके बराबर था, देखिए अगर आपको याद हो, कहा गया सिलेंड्रिकल है ये रहा, है ना, और a की वैल्यू थी r sin थीटा के बराबर। a की वैल्यू किसके बराबर थी बच्चों, r sin थीटा के बराबर, इज r sin थीटा। चलिए आइए तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, दैट इज r 4, व्हाट इज sin थीटा, दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ cos फाई, व्हाट इज cos 60 डिग्री बेटा, cos 60 डिग्री अगेन 1/2, द वैल्यू ऑफ x विल बी 1। यस और नो बच्चों, बिल्कुल सही सर। अगेन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4 इंटू 1/2 इंटू √3/2, √3। परफेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सही सर। और z किसके बराबर था अगर आपको याद है, r cos थीटा के बराबर था बच्चों z, तो z की वैल्यू हो जाएगी, व्हाट इज r बेटा 4 एंड व्हाट इज cos 30 डिग्रीज, it will be given by 4 √3/2, that is 2√3। अच्छा सेम प्रॉब्लम है, देखो सर ध्यान से जरा, सेम प्रॉब्लम में अगर मान लो मैंने x y z दिए होते आपको, लाइक क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि भाई 1, √3, 2√3 गिवन है, अगर आपको इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बताने होते तो क्या होता, तो कैसे करते। सबसे पहले आप r निकालते, r तो बहुत इजी था, r बेसिकली था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। व्हाट इज एक्स स्क्वायर बच्चों 1, व्हाट इज वाई स्क्वायर 3, व्हाट इज जेड का होल स्क्वायर बटे 4 इंटू 3, कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 16, अंडर रूट 16, और तेरे को पता है चीते ये कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 होता है। क्लियर है बेटा, शाबाश। आगे चलता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ r। उसके बाद क्या निकालना था आपको बेटा, थीटा और फाई निकालना था। तो जरा देखो ध्यान से, थीटा था cos इनवर्स z अपॉन r, करेक्ट है कि नहीं है, और फाई है tan इनवर्स y बाई x सिमिलरली। तो फाई तो डायरेक्टली निकाल सकता हूं बेटा, कितना, tan इनवर्स y बाई x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बेटा, √3।
अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो किसके बराबर हो गया, क्या ये 60 डिग्री के बराबर हो गया, बिल्कुल सही सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट बेटा, आर फाई हो गया। अब थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस इनवर्स z अपॉन आर, z कितना है 2√3 अपॉन आर, आर कितना है प्यारे बच्चों 4, तो ये हो गया कॉस इनवर्स √3/2 विच इज नथिंग बट 30 डिग्री। देखिए आप कैसे आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में शिफ्ट कर दिया और सिमिलरली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने शिफ्ट कर दिया। सेम ऐसा ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो जाएगा, पर मोर इंपॉर्टेंट आपके लिए सबसे ज्यादा कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम इंपॉर्टेंट है बेटा, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इंपॉर्टेंट है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में थोड़े बहुत स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करें बेटा कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी गलती ना करें। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किसके बारे में, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे, अप्रॉक्सीमेशंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे, लॉगरिथम्स के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो, मचाते रहो और कोई भी लोड मत लो, राइट प्यारे बच्चों। और मेक श्योर करें कि आप जो चीज भी करो आप दिल से करो, है ना। मैक्सिमम जो अपना समय है वो सिर्फ अपने पढ़ाई के इर्द गिर्द ही रखें और साथ ही साथ में मोमेंट में रहने की कोशिश करें। आप जितना ज्यादा मोमेंट में रह के पढ़ेंगे, ज्यादा पास्ट और फ्यूचर का मत सोचे प्यारे बच्चों, ना। कई बार हम अपने ड्रीम्स को लेके इतने ज्यादा सीरियस रहते हैं, है ना, मैं ऐसा हो जाएगा तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो हम हमेशा सोचते ही रहते हैं, हम एक्शंस पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो सोचने से कुछ नहीं होगा प्यारे बच्चों, आपको एक्शंस लेने हैं, ठीक है। अभी आपने नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, तो मेक श्योर करें कि आप हमेशा एक्शंस के लिए अग्रसर रहें, क्योंकि पास्ट से हमेशा पेन मिलेगा, फ्यूचर से हमेशा फियर मिलेगा, प्रेजेंट से हमेशा प्रेजेंट मिलेगा, एंड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। सो स्टे इन द मोमेंट एंड स्टडी हार्ड। So that's it from my side today. Thank you for patient listening.